गुड इवनिंग बच्चों, आप सबका राजेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर। और सॉल्यूशन चैप्टर में आज का जो टॉपिक्स होगा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हम लोग कल के वीडियो में जो पढ़े थे उसमें कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के यूनिट्स बताए गए थे, किसमें कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन इन ऑर्डर टू परसेंटेज, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। और क्या पढ़ाए थे, मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी ना, और कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ाया गया था कि जो मोलालिटी है, मोलालिटी बेटर होती है किससे, मोलारिटी से। क्योंकि जो मोलारिटी होता है कैपिटल एम, मोलारिटी जो है या टेम्परेचर के साथ साथ क्या करता है, वारी करता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन जो मोलालिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो किसी कंसंट्रेशन को मोलालिटी में रिप्रेजेंट करना एक बेहतर कंसेप्ट होता है। चलिए आज कुछ बचे हुए कंसेप्ट क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी क्या होता है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, और पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, दो तीन कंसेप्ट पर चलेगा जिसमें मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्स लॉ है, हेनरी लॉ है, वन टफ्स लॉ है, वन टफ फैक्टर्स है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मोल फ्रैक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी हम पढ़ेंगे एंड फैक्टर अफेक्टिंग द सोलिबिलिटी। तो आज का लेक्चर होगा सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होती है, तो फॉर्मेलिटी और जो पीपीएम है यह भी एक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे नॉर्मेलिटी हम निकाल रहे थे वैसे ही हम लोग फॉर्मेलिटी में निकाल लेते हैं। तो चलिए देखा जाए फॉर्मेलिटी, किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी सॉल्यूशन का फॉर्मेलिटी कैसे निकाला जाता है। एकदम बिल्कुल आसान से कंसेप्ट है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी का सिंबल हम लोग देंगे कैपिटल एफ से। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैपिटल एफ का मतलब फैराडे कांस्टेंट होता है, 96,500 कूलम पर मोल। लेकिन यहां फॉर्मेलिटी मैंने एफ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है देखा जाए। फॉर्मेलिटी कैसे हम निकालेंगे, तो फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। उसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला जो मास होगा, फॉर्मूला मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेलिटी किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी सॉल्यूशन का, सॉरी किसी भी सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी को निकाल सकते हैं। जनरली यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, ये जनरली यूज किया जाता है किसके लिए, जो भी आपके आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक जो भी कंपाउंड्स होंगे है ना, आयनिक कंपाउंड्स जैसे NaCl हो गया ना, KCl हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, इस तरह के जो भी सॉल्यूशन होंगे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फॉर्मेलिटी में रिप्रेजेंट करेंगे। जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो फॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल्स करा देंगे, वहां से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और एक तरीका है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नाम है पीपीएम, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन, एक मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, एक मिलियन में 10 लाख होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन कब यूज किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन तब यूज किया जाता है जहां पर जो कंसंट्रेशन इस सॉल्यूट का वो बहुत कम है। अगर बहुत कम कंसंट्रेशन इस सॉल्यूट का तो उसमें हम पीपीएम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि किसी भी हम लोग के एटमॉस्फेयर में, जैसे ओजोन का अगर कंसंट्रेशन नापना हो, या सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन नापना होता है, एयर इंडेक्स में लिखता होगा ना सल्फर डाइऑक्साइड कितना पीपीएम है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना पीपीएम है। तो अगर सॉल्यूशन जो है बेटा, सॉल्यूशंस के मॉलिक्यूल्स 10 लाख मॉलिक्यूल्स, 10 लाख मॉलिक्यूल्स अगर सॉल्यूशन का लिया जाए तो उसमें सॉल्यूट के कितने मॉलिक्यूल्स है उसको रिप्रेजेंट करना पीपीएम कहलाता है।
जैसे मान लें कि एयर में, लेट अगर कहा जाए कि एयर है बेटा, अगर हवा में कहा जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड, और ये कह देता हूं कि 150 ppm है, ऐसे कहा जाए कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड 150 ppm है, इसका मीनिंग हुआ कि अगर एयर का मैं 10 लाख मॉलिक्यूल लेता हूं, अगर मैं हवा का 10 लाख मॉलिक्यूल लेता हूं, एयर का 10 लाख मॉलिक्यूल लिया जाए तो 10 लाख मॉलिक्यूल में सल्फर डाइऑक्साइड के 150 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। मैं 10 लाख ऑफ एयर, हवा के 10 लाख मॉलिक्यूल को लिया जाए तो उसमें 150 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। ये एक रेफरेंस होता है पार्ट्स पर मिलियन को। कैसे निकाला जाता है? पार्ट्स पर मिलियन को निकालने का अगर तरीका देख लिया जाए, कैसे हम निकालेंगे पार्ट्स पर मिलियन को, बड़ा आसान तरीका होता है ppm। तो ppm बराबर क्या होगा? रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मैं लिखूं तो लिखूंगा नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कितने हैं? नीचे हो जाएगा टोटल, नीचे हो जाएगा बेटा, नीचे अगर लिखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स इनटू 10 के पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ppm बराबर नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स इनटू 10 के पावर 6, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 के पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ppm को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा तो उसको हम ppm में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है मोल फ्रैक्शन। यह है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन तो समझ रहे हैं बेटा? फ्रैक्शन एक वर्ड जो होता है, फ्रैक्शंस का मतलब जैसे हो जाएगा n/d। फ्रैक्शन माने उसमें एक न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, फ्रैक्शन कहलाएगा फ्रैक्शन, यानी कि उसको n/d के फॉर्म में लिखा जाए, जैसे 1/2, 3/4, ये सब आपका फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन का मतलब कि जो हमारा न्यूमरेटर होगा वह भी मोल्स में होगा और हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वह भी क्या होगा? मोल्स फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब एक फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका न्यूमरेटर भी मोल्स होगा और डिनोमिनेटर भी मोल्स होगा। तो कौन सा फ्रैक्शन, किस तरह का फ्रैक्शन होता है? एक्चुअली जो मोल फ्रैक्शन होता है या भी इसकी मदद से भी हम किसी भी सॉल्यूशन के कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन पता है तो हम बता देंगे कि उस सॉल्यूशन में किस कंपोनेंट का कितना कंपोजिशन है, ये बताया जा सकता है। एक्चुअली मोल फ्रैक्शन जस्ट लाइक जो प्रोबेबिलिटी, एकदम प्रोबेबिलिटी की तरह है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल लगाऊं, जैसे कहा जाए कि एक बैग है और एक बैग में कहा जाए कि 10 रेड बॉल है और कहा जाए कि 8 जो है ब्लैक बॉल है। एक थैले में 10 लाल और 8 काली गेंदें हैं और एकदम ये कंप्लीटली यूनिफॉर्मली क्या है, सब उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसमें काम करिए, अगर एक गेंद को निकाला जाए रैंडमली, अगर इसमें से एक गेंद को निकाला जाए तो कहे कि उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लिखते हैं 10 और नीचे हो जाएगा 10 प्लस के 8, यानी कि हो जाएगा 10 बाई क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और कहा जाए कि ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, तो ब्लैक होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 8, यानी कि 8 बाई क्या हो जाएगा 18। और अगर मैं PR और अगर PB को मैं जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एकदम जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी, जो मोल फ्रैक्शन है यह भी इसी तरह का है, एकदम जस्ट लाइक जो प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं उसी के तरह से आप मोल फ्रैक्शन को भी समझ सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखा जाए मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन समझे गए? मोल फ्रैक्शन का मतलब कि एक फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर भी मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा और डिनोमिनेटर भी मोल्स को रिप्रेजेंट करने वाला है। मोल्स अपॉन मोल्स होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन है, ए और बी मिल करके ए बी बना दिया है ना। इस मान लो कि ए है और ये क्या आपका है, बी है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ए का निकालूंगा, ए का मोल फ्रैक्शन, तो इसका होगा मोल्स ऑफ ए और नीचे हो जाएगा मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी। हम जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उस कंपोनेंट के मोल्स न्यूमरेटर बनेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में काउंट हो जाएगा। अगर कहे जाए कि मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट निकालिए, मतलब बी का मोल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा एन बी और नीचे हो जाएगा एन ए और प्लस के क्या हो जाएगा एन बी। दोनों को जोड़ दीजिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, 1 हो जाएगा। हमेशा क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स न्यूमरेटर बनेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर बनेगा। एक्चुअली मोल फ्रैक्शन में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे मान लो किसी सोल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन अगर 3/4 है, सपोज दैट किसी सोल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन 3/4 है, इसका मीनिंग बता रहा है कि 3/4 इंटू 100 यानी कि 75%। माने उस सोल्यूशन के अंतर्गत जो कंपोनेंट ए है वह 75% है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 75% मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट ए का है। तो मोल फ्रैक्शन हमेशा फ्रैक्शन के रूप में आएगा। एक और ध्यान रखिएगा, मोल जो फ्रैक्शन होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। मोल फ्रैक्शन प्रोबेबिलिटी टाइप का है, तो मोल फ्रैक्शन या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर कहा जाए कि एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और कहा जाए कि 5/3 है, ये बिल्कुल गलत है। मोल फ्रैक्शन का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर हो सकता है। ओके बेटा, तो मोल जो फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन का मतलब इट इज द रेशियो या एक रेशियो है किसका, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ द मोल्स। तो किसी भी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है उस कंपोनेंट के मोल्स बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन पता है तो मोल फ्रैक्शन की मदद से पता चल जाता है कि उस पूरे सॉल्यूशन में ए का जो कंपोनेंट ए है उसका कंपोजिशन क्या है, टोटल सॉल्यूशन में उसकी अमाउंट क्या है, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, ये पता चल सकता है। तो ये बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है मोल फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए कि हमारे सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये मिल करके अगर कोई सॉल्यूशन मान लीजिए कि बना रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कोई सॉल्यूशंस को बनाया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आप फाइंड आउट कीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए, हो जाएगा मोल्स ऑफ ए और नीचे हो जाएगा मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी एंड मोल्स ऑफ सी हो जाएगा। अनदर अगर निकाला जाए एक्स बी निकाला जाए, मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट दैट इज एन बी इक्वल्स हो जाएगा एन ए एंड एन बी और प्लस के एन सी हो जाएगा। मोल्स ऑफ सी कंपोनेंट ये हो जाएगा एन सी और ये हो जाएगा एन ए और ये हो जाएगा एन बी और ये हो जाएगा एन सी। एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स मिले हुए हैं सारे कंपोनेंट्स के अगर मोल फ्रैक्शन को जोड़ दिया जाए तो हमेशा क्या होगा, 1 हो जाएगा। दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ओके, ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। अब वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सोलिबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलिबिलिटी।
सोलबिलिटी क्या होती है? सोलबिलिटी क्या होती है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलबिलिटी? सोलबिलिटी मीन्स लेट यू आर गिवन, आपको एक सॉल्वेंट दिया गया है. एक सॉल्वेंट है, कितना? मान लीजिए कि 100 ग्राम. 100 ग्राम का सॉल्वेंट है. और मान लीजिए कि मैं जानना चाहता हूं NaCl, मैं नमक की सोलबिलिटी को पता करना चाहता हूं. सोलबिलिटी मैंने किस कंपाउंड, मैंने सोलबिलिटी का मतलब जिस कंपाउंड की सोलबिलिटी ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका ज्यादा अमाउंट सॉल्युबल होगा. तो सोलबिलिटी का मतलब, अगर मान लें कि NaCl की सोलबिलिटी जानना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? 100 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे और 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम NaCl को तब तक ऐड करेंगे, तब तक ऐड करिए जब तक कि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट ना हो जाए, सैचुरेटेड ना हो जाए. यानी कि और सैचुरेटेड होगा तो टेंपरेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा. यानी एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर सोल्यूट का वह अमाउंट जो 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए जरूरी होता है. यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम अधिक से अधिक कितना NaCl डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट अमाउंट इज कॉल्ड सोलिबिलिटी ना. तो अगर मान लें कि 2 साल्ट आपको NaCl दे दिया और KCl दे दिया जाए, अब पूछा जाए किसकी सोलिबिलिटी हाई है, तो हम क्या करेंगे? 100 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे और इसमें NaCl को ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक कि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए. अब देखेंगे कि 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए NaCl का कितना अमाउंट खर्च हुआ. मान लेते हैं 40 ग्राम. मान लीजिए कि 40 ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम अधिक से अधिक 40 ग्राम नमक हमने डिसॉल्व किया है. और मान लीजिए कि अब KCl की बारी है, और पुनः फिर 100 ग्राम क्या करिए? सॉल्वेंट लीजिए और 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप KCl को डिसॉल्व करिए. तब तक डिसॉल्व करिएगा जब तक कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए? सैचुरेटेड ना हो जाए. तो 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए जितना अमाउंट पोटेशियम क्लोराइड चाहिए, दैट इज कॉल्ड सोलबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. अब मान लीजिए, लेट सपोज दैट कि अगर ये 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम है तो कहेंगे कि पोटेशियम क्लोराइड की सोलबिलिटी NaCl से क्या है? ज्यादा है. तो सोलबिलिटी का मतलब होगा कांस्टेंट टेंपरेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए कितना अमाउंट सॉल्यूट चाहिए, कितना अमाउंट सॉल्यूट चाहिए, दैट इज कॉल्ड सोलिबिलिटी. 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, दैट इज कॉल्ड सोलिबिलिटी. ओके बेटा. अब फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है. तो मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. मतलब हम लोग जो फैक्टर्स पढ़ेंगे, अगर कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है और कोई बाउंड्री सॉल्यूशन बना रहा है, तो उस रिस्पेक्ट में सोलबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे. ठीक है बेटा. तो इसका पहला फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. सॉल्वेंट और सॉल्वेंट जो सॉल्यूट होते हैं वो 2 तरह के होंगे. अगर मान लीजिए कि ये सॉल्यूट है बेटा, दिस इज सॉल्यूट, और ये मान लीजिए कि सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है. जो सॉल्यूट होगा 2 तरह का होगा, एक होगा पोलर और एक होगा नॉन पोलर. पोलर और ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर. तो सॉल्यूट 2 तरह के हैं, पोलर और नॉन पोलर. पोलर और नॉन पोलर जानते होंगे. एक फिजिकल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. जिस कंपाउंड का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, म्यू, अगर इसका म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे वो आपका नॉन पोलर है. और जिसका म्यू 0 के बराबर नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा. पोलर का सिंपली अर्थ, पोलर माने जैसे NaCl आपका पोलर है, यहां पर प्लस बन गया, यहां पर क्या बन गया? माइनस हो गया, ये पोलर है. लेकिन पोलर को सही अर्थों में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताता है.
जिस कंपाउंड का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वो नॉन पोलर कहलाएगा, और जिस कंपाउंड का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होगा दैट इज कॉल्ड पोलर। पोलर होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ाया जा चुका है, इसको वीडियो देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। तो पोलर, अगर मान लिया कि जैसे पोलर में क्या होगा, पोलर सॉल्यूट में कौन आ जाएगा, जैसे कि NaCl आ जाएगा, ये पोलर सॉल्यूट हो जाएगा। नॉन पोलर में कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, मान लीजिए कि फास्फोरस आ गया, एटसेट्रा, ये सब नॉन पोलर सॉल्यूट है। अच्छा, सॉल्वेंट भी ऐसे ही होगा। अगर मान लीजिए कि सॉल्वेंट आपका पोलर है, सॉल्वेंट पोलर हो सकता है, पोलर सॉल्वेंट सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, वाटर। वाटर एक बहुत बढ़िया पोलर सॉल्वेंट है, और इसमें एक नॉन पोलर भी सॉल्वेंट होगा। नॉन पोलर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब कि बेंजीन हो गया, मान लीजिए बेंजीन हो गया, या मान लीजिए कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, या कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। दीज आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब क्या करते हैं, कंसेप्ट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स। सॉल्बिलिटी को सबसे अधिक प्रभावित करता है उसका लॉ ऑफ सॉल्बिलिटी जो होती है, उसका एक कंसेप्ट है, लॉ ऑफ सॉल्बिलिटी का कंसेप्ट है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये है घुलने का नियम। घुलने का जो नियम है बेटा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये घुलने का नियम है। अर्थात अगर हमारा सॉल्यूट भी पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है, दोनों सेम नेचर का, लाइक लाइक, एक ही तरह के, अगर सॉल्यूट भी पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है, तो इस दशा में सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई होगी, हाई सोलिबिलिटी होगी। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इट मींस अगर सॉल्यूट भी पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है, दोनों एक ही नेचर के हैं, लाइक लाइक, यानी कि सॉल्यूट भी पोलर और सॉल्वेंट भी पोलर, तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जैसे जो नमक है पानी में क्या होगा, वो तेजी से घुलेगा। अच्छा, उसी तरह से अगर सॉल्यूट हमारा नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। माने यहां पर मिक्स करेंगे, यहां भी सोलिबिलिटी क्या होगी, हाई हो जाएगी। माने फास्फोरस जो होगा या आयोडीन जो होगा, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, इजीली घुल जाता है। आयोडीन पानी में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन आयोडीन बेंजीन में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अब चलिए, अगर अलग कर दोगे तो, अगर एक पोलर को अगर नॉन पोलर में डिसॉल्व करना चाहोगे, तो या तो नहीं सॉल्युबल होगा या बहुत ही कम सॉल्युबल होगा। यानी कि अगर नेचर चेंज हो गया, पोलर से सॉल्यूट होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा या बहुत ही लेस सॉल्युबल होगा। वैसे ही अगर नॉन पोलर हमारा जो सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में तो इनसॉल्युबल होगा या बहुत ही कम सॉल्युबल होगा। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक डिसाइड करता है। सॉल्यूट अगर पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी हाई हो जाएगी। अगर हमारा सॉल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है, तो सॉल्युबिलिटी हाई होगी। अगर अपोजिट नेचर करोगे तो सॉल्युबिलिटी या तो कम हो जाएगी या इनसॉल्युबल हो जाएगा। गुड, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, लाइक डिजॉल्व लाइक कंसेप्ट। नेक्स्ट देखा जाए, अगला जो फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर जो है वो प्रभावित करता है सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करता है टेम्परेचर। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं बेटा, कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे मान लो कि हमने एक सॉल्यूशन ले लिया KCl एक्वस ले लिया है, या मान लीजिए कि अमोनियम क्लोराइड एक्वस है बेटा, इसको पानी में घोला गया है, या सोडियम नाइट्रेट है, इसको पानी में क्या किया गया है, डाला गया है। ऐसे कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं कि जिनका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ग्लूकोज है, मान लीजिए ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज को अगर कहा जाए कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे चीनी है, तो चीनी गर्म पानी में ज्यादा सॉल्युबल होती है। तो कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और कुछ इसके उल्टे भी होते हैं। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो अगर आप पानी में डाल दोगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रो
ऑक्साइड, और ये हो जाएगा एक्स कैलोरी, मैंने इसका डेल्टा एच क्या हो जाता है, नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जैसे कि चूना लाइम, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो पानी गर्म हो जाए, खौलने लगता है। तो कुछ ऐसे भी सोल्यूट होते हैं जिनको सॉल्वेंट में ऐड करने पर हीट प्रोड्यूस होता है, गर्म होता है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव में है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल ने बताया था कि अगर कोई भी रिएक्शंस आपका एक्सोथर्मिक है और टेंपरेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड भागेगा, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ाने पर रिएक्शन जो होता है वह हाई टेंपरेचर से भागता है लो टेंपरेचर की तरफ। इसका मीनिंग हो गया कि अगर कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट के टच में आने पर, अगर कोई सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर एनर्जी लिबरेट हो रही है, एनर्जी पैदा हो रही है, माने प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव में है, तो टेंपरेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपका क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड गर्म पानी में नहीं जल्दी घुलेगा, ठंडे पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो कोई भी कंपाउंड अगर वाटर में, मतलब किसी भी सॉल्वेंट में अगर उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेंपरेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। और यदि वो एंडोथर्मिक अगर प्रोसेस है, माने डेल्टा एच की वैल्यू अगर क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका टेंपरेचर जब बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने पर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेंपरेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यदि कोई भी सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने पर वह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेंपरेचर राइज करोगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा फैक्टर, और तीसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या रोल रहेगा, अगर कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व होकर के कोई सॉल्यूशन बना रहा है। वैसे कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व होकर कोई सॉल्यूशन बना रहा है तो उसके सॉल्युबिलिटी पर लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर के अनुसार प्रेशर का इफेक्ट तब पड़ता है जब वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन, हमने क्या लिया, मान लीजिए कि हमने एक 500 ml हमने क्या लिया, वाटर लिया है। 500 ml हमने क्या लिया बेटा, पानी लिया है। और 500 ml पानी लिया है और ये क्या हो जाएगा, 20 ग्राम मान लीजिए कि चीनी ले लिया है या ग्लूकोज ले लिया है। 20 ग्राम मैंने क्या किया, ग्लूकोज लेकर के इसमें क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। और डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा ना, 500 ml वाटर में अगर 20 ग्राम ग्लूकोज को डाल देंगे और जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा बेटा वो 500 ml ही होगा, क्योंकि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे वो कहां जाएंगे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में चले जाते हैं, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। और वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होगा तो ली चैटलियर के अनुसार प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। तो अगर कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रेशर का। जबकि अगर वही गैस रहता, अगर गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो उस प्रेशर का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। हम लोग पढ़ेंगे ली, कौन सा, हेनरी लॉ ने बताया कि अगर कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो वहां प्रेशर का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन यहां ध्यान रखिए, अगर कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होकर के कोई सॉल्यूशन बना रहा है तो चूंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लगभग नो इफेक्ट। क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट,
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट अकर्स, कोई भी सिग्निफिकेंट फिकस लगभग सिग्निफिकेंटली कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अब आ जाइए नेक्स्ट में, चौथा आ जाइए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होगा बेटा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स तो एक बहुत एक बेहतर चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपके 12th केमिस्ट्री फर्स्ट का जो अंतिम चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। मैंने समझिए कि अगर केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़े तो आप कुछ नहीं पढ़े, इतना ताकत है आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जो हम पढ़ेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है उसका क्योंकि बिल्कुल अलग है, उसका नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट अलग है, उसका हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अलग है, उसका CFT LFT मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो थियरी है सब कुछ अलग है ना। इसके यहां तक उसका जो बाकी हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा और चैप्टर अपने आप में पूरी बुक है, तो उसको दिमाग में ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स, यहां हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बस इतना बताया जा रहा है कि अगर कोई कंपाउंड मान ले कि वाटर में या किसी सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, नहीं घुल रहा है, क्या है? इनसॉल्युबल है। मान लीजिए जैसे कहा जाए कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन वो वाटर में क्या होता है? नहीं सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल है। आयोडीन जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें पोटेशियम आयोडाइड को मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा। क्या होगा बेटा? सॉल्युबल होगा, घुल जाएगा। आयोडीन वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन अगर आयोडीन के साथ साथ पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाए तो वाटर में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम जो आयोडाइड है वह आयोडीन के साथ मिलकर बनाएगा KI3 और यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यह क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वाटर में क्या होते हैं? रेडली सॉल्युबल होते हैं। जब पढ़ेंगे कैसा क्यों होता है वो अंतिम चैप्टर के बारे में डिटेल में स्टडी किया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा? प्रभावित कर सकता है। और एक अंतिम फैक्टर्स पढ़ लिया जाए इसमें, अंतिम जो फैक्टर्स है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सॉल्युबिलिटी को क्या करेगा? प्रभावित कर सकता है। कैसे? एक क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जानते होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस बीच बनता है? एक पढ़ाया गया फॉर्मूला के फोन 123। इसका मीनिंग होता है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। इस 118 एलिमेंट में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर ऑक्सीजन है, नंबर 3 पर नाइट्रोजन है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान फोन 123 याद कर लीजिएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल इन्हीं 3 के साथ होती है। अगर हमारा हाइड्रोजन फ्लोरीन के टच में आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। यदि हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टच में आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। यदि मान लीजिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन के टच में आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। अगर किसी सोल्यूट को वाटर में डिसॉल्व किया जाए और उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, दैट इज मोर सॉल्युबल, वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया इज मोर soluble, ammonia is more soluble than H2S in water. अमोनिया पानी में ज्यादा सॉल्युबल है हाइड्रोजन सल्फाइड की तुलना में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अमोनिया के मॉलिक्यूल है, अमोनिया के जो मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। कैसे बना लेगा? हालांकि सल्फर बनाएगा, रेड बॉन्ड बना सकता है, लेकिन दिक्कत क्या देखिएगा, अमोनिया के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कितने? कम से कम 4 बॉन्ड वो बना सकता है। जब दिखाते हैं कैसे, देख लीजिए। अगर ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है बेटा, ये देखिए, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल मैंने बना दिया रफली में।
अब अमोनिया के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनेगा। कैसे? ये वाटर मॉलिक्यूल है OH2, कौन बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल का O और अमोनिया का H, देखिए इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां बन गया। यहां देखिए यहां भी OH2, पानी का एक मॉलिक्यूल, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। यहां भी देखिए H2O, यहां भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। और यहां O के साथ, सॉरी, यहां नाइट्रोजन जो होगा बेटा, नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन जो होगा, जो बचा है, वह हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। देख लीजिए, अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, ज्यादा टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की है, जबकि H2S के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर H2S को देखोगे, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर देखा जाए, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर अगर देखा जाए, तो सल्फर डाइऑक्साइड के, सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी कम है। कैसे? देख लीजिए, क्योंकि यहां पर H2S जो है, हाइड्रोजन जो सल्फाइड है, वह बनाएगा क्या? देखिए O और H2, देखिए यहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां बन सकता है। यानी कि सल्फर, आपका जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड के पास देखिए आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की टेंडेंसी केवल 2 मॉलिक्यूल, एक यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है और एक यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, क्योंकि सल्फर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है, जबकि अमोनिया के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी बहुत अधिक है। इसलिए जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी वाटर में सोल्युबिलिटी भी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो अमोनिया इज मोर सोल्युबल देन हाइड्रोजन सल्फाइड, बिकॉज अमोनिया के पास, अमोनिया जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। तो जिस सोल्यूट के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी अधिक होती है, दैट इज मोर सोल्युबल इन वाटर। ठीक है बेटा? तो दीज आर द फैक्टर्स, ये एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं सोल्युबिलिटी किसके? कि सॉलिड का लिक्विड में सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है वह है गैस की सोल्युबिलिटी। अगर कोई गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, तो गैस के लिक्विड में सोल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होंगे? यहां भी आएगा नेचर ऑफ गैस या सॉल्वेंट, टेम्परेचर, और जब प्रेशर पर होगे तो प्रेशर इफेक्ट में आएगा हेनरीज लॉ। और हेनरी जो लॉ है वो सॉल्यूशन चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हेनरी लॉ आपको बताता है कि व्हेन वी ओपन द सील्ड कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल, जब कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आप खोलोगे तो उसमें से गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बबल्स क्या होते हैं? बाहर निकलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये हेनरीज लॉ बताया जाएगा। एक होता है कि डीप सी डाइवर्स, है ना, यानी कि अगर जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के बहुत नीचे तक जाते हैं, अगर वो नॉर्मल एयर लेके जाए बेटा, जैसे हम लोग जो एयर सांस के लेते हैं, अगर वो नॉर्मल एयर लेकर के अगर वो जाता है डीप सी, समुद्र की गहराई में अगर वो जाता है, और जो ही वो ऊपर आएगा तो उसके शरीर में एक असहनीय दर्द होने लगेगा, असीम पीड़ा होने लगती है। इसको कहा जाता है बैंड्स, या सिम्टम बैंड्स कहलाता है, बैंड्स। ऐसा क्यों होता है ये आपको कौन बताएंगे? हेनरी लॉ बता सकता है। एक और इंपॉर्टेंट है हाई एल्टीट्यूड्स, अत्यधिक ऊंचाई पर जाओगे ना, अत्यधिक ऊंचाई पर ब्रेन काम नहीं करता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? जो ब्रेन जो होता है सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, और क्या होता है? आदमी बेहोश हो जाते हैं। इसको एनोक्सिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एनोक्सिया। एनोक्सिया क्यों होता है? बैंड्स क्यों होता है? व्हेन वी ओपन द सील्ड कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल वी गेट वाई कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बाहर की तरफ क्यों निकलने लगती है? इन सब के बारे में हेनरीज लॉ ने बहुत इंपॉर्टेंट दिया। एक और खास बात कि जो मछलियां होती हैं, एक आता है आपका थर्मल पोल्यूशन। अगर थर्मल पोल्यूशन का मतलब ये हो जाएगा कि यदि मान लीजिए
कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र गर्म होता है, तो समुद्र गर्म हो जाएगा तो सबसे ज्यादा जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं उनके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। माने अगर टेम्परेचर बढ़ेगा समुद्र का या लेक का, तो उसके अंदर जो मछलियां हैं, जो भी इक्वेटिक स्पीसीज है, सब मरने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है, तो उस इफेक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा हेनरीज लॉ। तो कल के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे हेनरीज लॉ के बारे में, और हेनरी लॉ क्या इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आप सभी बच्चे फाइनल ईयर में जो भी बच्चे होंगे या जो भी आपका नीट जेईई का जो कंपटीशन देने वाले हैं, एकदम मन लगा के बेटा पढ़ना है, एकदम सीरियस पढ़िए। पढ़ाई बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये पढ़ने की उम्र है, बदमाशी नहीं, एकदम बिल्कुल सीरियस स्टडी कीजिए। ओके, कोई दिक्कत होता है कमेंट्स कीजिए, आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। हमेशा खुश रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा, बी हैप्पी।